नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए आज से हम एक इम्पॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास के माध्यम से हम डेली बेसिस पर पी वाइज क्यूज़ को जो है डिस्कस किया करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज से हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह जो सीरीज है आपकी आगामी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पी वाई क्यूज़ का यह क्लास 1 है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसको हम अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसको जो है अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। छाता विधान, हिंदी में इसको हम छाता विधान भी कहते हैं। तो इसको कब लाया गया था? 1986 में लाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर की परीक्षा में यह पूछा गया है आपके। तो 1986 में आपका आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं 1980 में कौन सा अधिनियम आया था? तो आप याद रखिएगा वन संरक्षण अधिनियम। चारों डेट जो आपके ऑप्शंस में मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, चारों ही डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो 1980 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम आप याद कर लीजिएगा। जो वन संरक्षण अधिनियम था इसको 1980 में पारित किया गया था। वहीं 1981 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण का जो एक्ट था, जो अधिनियम था, उसको 1981 में पारित किया गया था। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण जो अधिनियम था उसको 1981 में पारित किया गया था। वहीं 1986 में आपका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वहीं 1972 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1972 में पारित किया गया था। तो चारों वर्ष जो मैंने यहाँ पे आपके ऑप्शन में लिखे हुए थे, चारों ही वर्ष किसी न किसी अधिनियम से रिलेटेड थे, जिनको मैंने आपको बता दिया है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेरीकल्चर का संबंध जो है किस एरिया से है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशम की खेती से रिलेटेड है आपका सेरीकल्चर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सेरीकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? तो रेशम की खेती की जाती है सेरीकल्चर के अंतर्गत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रार्थना समाज के संस्थापक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि कौन है? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना करी गई थी। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है यह ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी 1873 में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, दोनों को मैंने आपको बता दिया है। तथा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी और ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना करी गई थी 1873 में। वहीं राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है किसकी स्थापना करी गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किस भारतीय राज्य की जो मुख्य भूमि है और से जो उसकी तटरेखा लगती है वो सबसे लंबी तटरेखा है? यानी कि आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। तो आप इसे याद देखिएगा। वहीं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा, इसे भी आप याद देखिएगा। वहीं सेकेंड नंबर पे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। पहले नंबर पे गुजरात है, वहीं दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है तटरेखा के मामले में। वहीं भारत में सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा।
वहीं पूरे विश्व की बात करें कि पूरे विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो देश है वह कौन सा है, तो कनाडा हो जाएगा राइट आंसर आपका। जो कनाडा है यह जो है विश्व का सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत में जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है। तो यह आपको देखने को मिलेगा शिमला में, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, शिमला में जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं झांसी में क्या है, तो झांसी में आपको देखने को मिलेगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कानपुर में आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन सा संस्थान, तो आप याद कर लीजिएगा कानपुर में आपका भारतीय चीनी संस्थान है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जो भारतीय चीनी संस्थान है वह कहाँ पर है, तो कानपुर में है। इसके अलावा कानपुर में और भी संस्थान है, जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी आपका कानपुर में है। तो दोनों को मैंने आपको बता दिया है कानपुर में कौन कौन से संस्थान है। एक हो गया आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और एक आपका हो गया भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, दोनों आपको कानपुर में देखने को मिलेंगे। वहीं लखनऊ में कौन सा संस्थान है, तो आप याद कर लीजिएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में ही है। तो चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था, भारत में जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है यह आपको देखने को मिलेगा शिमला में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर आपको देखने को मिलेगा केरल में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है यह किस राज्य में अवस्थित है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, यह आपको मिलेगा तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में जो है 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, एक आपका कुडनकुलम हो गया और इसके अलावा एक कौन सा है, तो एक आपका हो जाएगा कलपक्कम। तो दोनों का आपको याद रखना है, एक आपका कलपक्कम हो गया, कलपक्कम, और एक आपका हो गया जो है कुडनकुलम। दोनों ही जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं ये तमिलनाडु में ही हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं कर्नाटक में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो कर्नाटक में आपका कैगा है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा गुजरात में आपका कौन सा है, तो गुजरात में आपका काकरापार है। काकरापार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, काकरापार, यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका गुजरात में है। वहीं उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में आपका नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो 2020 में जो स्टेज 1 का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपके आगामी 2024 की जो रेलवे भर्ती परीक्षा होने वाली है एनटीपीसी की, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों के अलावा जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हुए चल रहा हूँ उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा किसी पदार्थ की मात्रा को हम मोल की सहायता से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोल की सहायता से। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक जो प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, तो आपको बताना है कि दांडी गुजरात के किस ज़िले में है, दांडी जो है गुजरात के किस ज़िले में है। तो आप याद रखिएगा जो दांडी है यह गुजरात के नवसारी ज़िले में है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह जो प्रसिद्ध कथन है किसका है। तो यह फेमस कथन कहा गया था किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का यह फेमस कथन है। आइए बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं। तो इनके द्वारा 2 इम्पॉर्टेंट पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था, एक केसरी हो गई, केसरी, और एक आपका मराठा हो गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने 2 उत्सव की शुरुआत करी थी महाराष्ट्र में, एक हो गया आपका गणपति उत्सव हो गया और एक आपका शिवाजी उत्सव हो गया। इन दोनों उत्सवों की महाराष्ट्र में शुरुआत करी गई थी किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके अलावा
इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई थी, जैसे द आर्कटिक होम ऑफ वेदास हो गया, इसके अलावा गीता रहस्य। ये 2 इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक हो गई आपकी गीता रहस्य और एक हो गई आपकी द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा इनके द्वारा होम रूल लीग की जो है स्थापना भी की गई थी, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। एक होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और एक की थी एनी बेसेंट ने। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु थी, जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो ठीक इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उबंटू क्या है? उबंटू जो है क्या है? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आपका यह ओएस का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में जो यूआरएल होता है, इसका पूरा नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? तो इसरो के द्वारा किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की गई थी? तो वर्ष 1913 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वर्ष में? तो वर्ष 2013 में। यहाँ पे इसरो की बात हो रही है, तो इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको हम बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी। बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो एस सोमनाथ जो हैं वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चित्रकला की जो पट्टचित्र शैली है किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो आप याद रखिएगा, चित्रकला की जो पट्टचित्र शैली है यह उड़ीसा राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की यहाँ पे बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, यह आपको मिलेगा नीदरलैंड के द हेग शहर में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, द हेग में। और गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप में। तथा यह किस देश के एरिया में सबसे ज़्यादा है? तो मंगोलिया में आपको देखने को मिलेगा यह गोबी रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, एशिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्लड़। कल्लड़ के द्वारा यह फेमस पुस्तक लिखी गई है राज तरंगिणी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो यह प्रश्न आपके 2020 में जो CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं 3 युद्ध आपके पानीपत के हुए थे, तीनों युद्ध को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सभी चीज़ें एक ही जगह आपको लिखी गई हैं पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में। तो पहला जो युद्ध था यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और इसी जीत के साथ ही भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर करता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, पानीपत के पहले युद्ध में जीतने के साथ ही जो बाबर था उसके द्वारा 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। वहीं जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था यह 5 नवंबर 1556 को हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था और इस युद्ध में अकबर जीत जाता है दूसरे युद्ध में। वहीं पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठों और किसके मध्य? तो अफगानिस्तान यानी कि अफगानों के मध्य। तो उसमें मराठा शासक कौन था जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? तो सदाशिवराव भाऊ था उस समय मराठा शासक। वहीं अफगान शासक कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली। तो इन दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मराठा हार जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस युद्ध में हारने के बाद जो
मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ था वह डिप्रेशन में, तनाव में चला जाता है और कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। तीसरे युद्ध में मराठा हार जाते हैं और अफगान जीत जाते हैं। दूसरे युद्ध में जो है अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाते हैं। और तीसरे युद्ध में जो है बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इसी के साथ बाबर के द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद पानीपत का मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो सभी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर एकदम रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी? खालसा पंथ की जो स्थापना है किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी, यह चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी गई है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के ये 10वें गुरु थे, आप याद देखिएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इन्हीं के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 ईस्वी में। तो ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की जो स्थापना थी यह की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और यह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु भी थे। तो ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जो जन्म था 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो जिस वर्ष में यह प्रश्न पूछा गया था उस वर्ष में सदस्यों की संख्या जो है 552 हुआ करती थी। लेकिन आपको पता होगा कि दो जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, अब इसको ख़त्म कर दिया गया इस प्रावधान को। तो आने वाले समय में जो सीटें होंगी वे 585 होंगी। तो अभी के लिए आप याद रखिएगा 552 फिलहाल के लिए इसका आंसर रखिएगा। इसे भी आप दिमाग में रखिएगा कि जो दो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन किया जाता था उसको अब नहीं किया जाएगा, उस प्रावधान को अब सरकार के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। तो देखिए यह चीज़ लागू कब से होती है, अगली बार जब चुनाव होंगे तो कितनी सीटों पर होंगे, ये चीज़ आपको देखना है। फिलहाल के लिए इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा 552। और इसे भी आप याद कर लीजिएगा कि वर्तमान में जो दो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन किया जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वह अब नहीं किया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी? तो आप याद रखिएगा जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी इसको नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, नई दिल्ली से लेके वाराणसी जंक्शन के बीच, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो यह बालिकाओं के लिए जो है एक लघु बचत योजना थी, स्टार्ट की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बालिकाओं के लिए यह एक लघु बचत योजना थी जिसको केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पराग्वे और बोलिविया किस महाद्वीप के दो लैंडलॉक्ड यानी कि स्थलरुद्ध देश हैं? तो ये दो स्थलरुद्ध देश जो हैं किस महाद्वीप के हैं? तो साउथ अमेरिका के, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के ये दो स्थलरुद्ध देश हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इसमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोजिला, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जोजिला पास है, जो जोजिला दर्रा है, यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बारे में आपको याद रखना है, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहेंगे बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? तो जो बनिहाल दर्रा है यह आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आपका बनिहाल दर्रा है। और रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग पास जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। वहीं बाड़ा लाचा पास भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो चारों आपको याद रखने हैं। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो बनिहाल दर्रा है वह कहाँ पर है? तो जम्मू और कश्मीर में है। वहीं इसके अलावा जो आपका रोहतांग और बाड़ा लाचा दर्रा है, ये दोनों आप बाड़ा लाचा ला ये दोनों आपके हिमाचल प्रदेश में है। वहीं जोजिला दर्रा आपका कहाँ पर है? तो जोजिला दर्रा आपका लद्दाख में है। तथा यह जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा जोजिला पास, जोजिला दर्रा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है यह 1969 में चालू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका क्या नाम था? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम बीकाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो आपको याद रखना है, भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक जो तिरंगा झंडा था, इसको जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में फहराया गया था। किसके द्वारा? तो मैडम बीकाजी कामा के द्वारा। तो इस झंडे को चोरी छिपे ब्रिटिश भारत कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो पहला प्रयास था, यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस पुस्तक के बारे में भी आपको याद रखना है। तथा इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को भी दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसमें इन्होंने क्या बताया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो भारतीय धन है वह इंग्लैंड को जा रहा है, उसी चीज़ को जो है इसमें बताया गया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने एक फेमस बुक पुस्तक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो आप याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का, इसी के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हमारी हैं, यानी कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में जब ये ऐड किए गए थे तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ऐड किए गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर जो है ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में ये 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 जो है मौलिक कर्तव्य हमारे हैं। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा किस अनुच्छेद में ये हैं? तो 51A 51 क में जो है आपको देखने को मिलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोपला विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है 1921-22 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। येन जो है किस देश की मुद्रा है, किस देश की करेंसी है? तो येन जो है किस देश की मुद्रा है? तो यह जापान की मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान की मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? तो जापान की मुद्रा को हम येन बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 30 इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर कर लिया है। यह सीरीज़ कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने वाला देश है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, और जो पहले राष्ट्रमंडल खेल थे, इनका जो आयोजन था 1930 में
हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं भारत में पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल थे 2010 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन था दिल्ली में किया गया था, किस वर्ष में? तो 2010 में। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने वाला देश कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था 1930 में। वहीं भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन था वर्ष 2010 में दिल्ली में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लिनियस को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही है, कार्ल लिनियस। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साहित्य अकादमी का यहाँ पे मुख्यालय पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा डेट, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जलियांवाला बाग नरसंहार जो है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? यानी कि जब यह जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? इंपॉर्टेंट यह युद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्लासी का युद्ध। तो सबसे पहले इसकी डेट आप क्लियर कर लीजिएगा। इसकी डेट क्या है? 23 जून 1757 को यह प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। तो इस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और उस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ब्रिटिश सेनापति कौन था उस समय? तो रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का नवाब उस समय था सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के मध्य जो है प्लासी का युद्ध हुआ था 13 जून 1757 को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। सिराजुद्दौला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉयल के नियम के अनुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा रंग जो है उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखिएगा धूसर यानी कि ग्रे रंग का जो संबंध है आपकी उर्वरक क्रांति से है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, धूसर यानी कि ग्रे रंग का संबंध जो है उर्वरक क्रांति से है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यहाँ पे हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो हेडक्वार्टर है यह न्यूयॉर्क में है। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं ऑप्शन ए आपके सामने है वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में दो इम्पॉर्टेंट संस्थानों के हेडक्वार्टर हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में ही है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का भी यानी कि विश्व बैंक का भी जो हेडक्वार्टर है आपको देखने को मिलेगा वाशिंगटन डीसी में ही। तो दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। इसके अलावा यूएनएससी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जवाब दीजिएगा कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है और इसमें जो है परमानेंट सदस्य कौन कौन से हैं। इन दोनों सवालों का आपको जवाब देना है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टाइन से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन से। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब आपको देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बार्क कहाँ पर है? तो मुंबई में है। भारत की संविधान सभा का विचार जो है पहली बार किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने जो है भारत की संविधान सभा का पहली बार जो है विचार प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है, इसे आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, जो 49वीं समानांतर रेखा है यह यूएसए और कनाडा के मध्य देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा। वहीं ऑप्शन बी आपके सामने है, पोलैंड और जर्मनी। तो पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो हिंडनबर्ग, इसके बारे में आप याद रखिएगा, हिंडनबर्ग इसको हम बोलते हैं, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा, या इसको आप कह लीजिए, या यहाँ पे लगा लीजिए ओडरनीस, या ओडरनीस रेखा। यह जो है किस देश के मध्य है? तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य आपको देखने को मिलेगा कौन सा? तो मैग्नीनाट, मैग्नीनाट जो रेखा है यह आपकी फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। तो इसे भी आपको याद रखना है। वहीं ऑप्शन डी आपके पास है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इन दो देशों के मध्य कौन सी रेखा है? तो आप याद रखिएगा 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा जो है यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ। अमेरिका और कनाडा के मध्य 49वीं समानांतर रेखा देखने को मिलती है। पोलैंड और जर्मनी के मध्य हिंडनबर्ग रेखा या ओडरनीस रेखा देखने को मिलती है। और फ्रांस और जर्मनी के मध्य मैग्नीनाट रेखा देखने को मिलती है। वहीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समानांतर रेखा है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तथा भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा का संबंध भारत और अफगानिस्तान के मध्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं भारत और चीन के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो मैकमोहन किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, हमारे पड़ोसी देशों के बारे में भी। तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा। तो इनको भी आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संचार उपग्रह है, आपको बताना है। पहला भारतीय संचार उपग्रह इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल जो था यह भारत का पहला संचार उपग्रह था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, एप्पल। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जो फेमस गोल गुंबद है यह आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही दिया गया है। और लीकेन जो होते हैं आपके किसके सूचक होते हैं? तो यह जो है आपके एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के ये सूचक होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फायर ब्लाइट रोग का संबंध किससे है? तो फायर ब्लाइट रोग का संबंध किससे हो जाएगा? सेब से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सेब से।
यूनेस्को के द्वारा जो है सांची स्तूप को जो है विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो फेमस सांची का स्तूप है जो आपके कहाँ पर है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो इसको जो है किस वर्ष में वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1989 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं पहली बार भारत में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वह कौन सी थी? तो आगरा का ताजमहल हो जाएगा। ताजमहल जो है भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था 1983 में। इसके अलावा 1983 में एक और स्थल को घोषित किया गया था जिसका नाम था आगरा का किला। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगरा का किला भी जो है आपका 1983 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। इसके अलावा एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1983 में ही, और इसका नाम था अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं हो गया, अजंता की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, इन तीनों को जो है 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगरा का ताजमहल 1983 में बना था, पहला हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यह साइट था, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा 1983 में ही आगरा किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा 1983 में ही अजंता और एलोरा की, इन दोनों गुफाओं को ही आप याद कर लीजिएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो थी इनको भी 1983 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, जो डेट आपके सामने है 1986 की। तो 1986 में किसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, फतेहपुर सिकरी का जो किला है, फतेहपुर सिकरी का जो किला है, इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1986 में। यह भी आपके आगरा में ही है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं 1993 में भी आपका जो डेट ऑप्शन डी में दिया गया 1993 में, इस वर्ष में भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। भारत की दो इम्पॉर्टेंट साइट्स थी, कौन कौन सी? तो आप याद कर लीजिएगा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का जो मकबरा था इसको जो है 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा एक और था आपका 1993 में कुतुब मीनार और उससे संबंधित जो स्मारक थे दिल्ली के, इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1993 में। तो सभी चीज़ों में जो मैंने आपको बताई हैं इनको आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। हाल ही में भारत का जो 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है किसको घोषित किया गया है? आपको बताना है इसका नाम। मैं आपको बता दूं कि यह किस राज्य में है, तो यह असम राज्य से संबंधित है। तो अब आपको बताना है इसका आंसर कि यह कौन सा स्थल है जिसको भारत का 43वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में है, HTTP का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है? HTTP, तो इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो आपके एक हो गए सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता और एक आपका होता है सार्वभौमिक दाता। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता को हम क्या बोलते हैं, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को? तो AB रक्त समूह के व्यक्तियों को हम सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। वहीं जो ब्लड ग्रुप O वाले लोग होते हैं इनको हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं। तो दोनों ही आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन होते हैं? तो AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस के उस अधिवेशन का आपको नाम बताना है जिसमें स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? कांग्रेस का जो 1906 का अधिवेशन था,
इसी में जो है स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1906। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कहाँ पर हुआ था? तो यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कोशिका, यानी कि सेल की जो खोज है यह की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डेक्कन क्वीन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा महात्मा गांधी को जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया है 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम आपसे पूछा गया है कि कौन सा था? तो आप याद कर लीजिएगा परम 8000। यह जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी परम 8000। तो इसका नाम आपके जबान पर होना चाहिए। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन था यह किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा A.O. ह्यूम। तथा कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था 1885 में, इसकी अध्यक्षता करी गई थी W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता यानी कि आपका क्या हो जाएगा लिबर्टी, समानता यानी कि इक्वलिटी और बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी की जो अवधारणाएं हैं किस देश से ग्रहण की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा फ्रांस से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को ग्रहण किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रांस। नेत्र की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण बन सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेत्र की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण बन सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा निकट दृष्टि दोष का। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। तथा निकट दृष्टि दोष को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो मायोपिया भी इसको कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम है मायोपिया। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस या इसको हम क्या बोलते हैं अवतल लेंस भी इसको कहा जाता है। तो इस लेंस की सहायता से निकट दृष्टि दोष को जो है समाप्त किया जा सकता है। अपसारी या अवतल लेंस इसको आप बोल सकते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? तो इसमें होता क्या है कि जो रेटिना होता है, रेटिना पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब न बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो ये फैक्ट आप क्या याद कर लीजिएगा निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले ही बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इस निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है हम अपसारी या अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वहीं दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग है यह दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जीएसटी किस प्रकार का कर है, टैक्स है, आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यह एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएसटी को लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी को लागू किया गया था। और जीएसटी दिवस जो है आपका 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। रूर जो है किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? रूर की यहाँ पे बात हो रही है कि यह जो रूर है यह किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक एरिया है? तो यह जर्मनी का एक इम्पॉर्टेंट औद्योगिक एरिया है। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा जर्मनी का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नींबू के रस का यहाँ पे पीएच मान पूछा जा रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है?
तो लगभग नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वह 2 होता है यानी कि नींबू आपका अम्लीय होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, लगभग जो है 2 होता है। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दृष्टि मतलब को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में हमने प्रीवियस में बात की है अभी भी, कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको जो है अपसारी लेंस का प्रयोग करना चाहिए इसके निवारण के लिए। अपसारी लेंस को हम बोलते हैं अवतल लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहा जाता है। और इस अवतल लेंस या अपसारी लेंस की सहायता से जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको ठीक या सही किया जा सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, यहाँ पे आपको बताना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिलेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। हुमायूंनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई है, हुमायूंनामा की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूंनामा की रचना की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे महाद्वीप की बात हो रही है, दक्षिण अमेरिका, तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्राज़ील, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। जो ब्राज़ील देश है यह साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। वहीं साउथ अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल रुद्ध देश भी आपको याद रखने हैं, जो प्रीवियस ईयर आपके एनटीपीसी के परीक्षा में पूछे गए हैं। ये 2 स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पराग्वे और एक आपका हो जाएगा बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया, ये 2 जो हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप के 2 लैंड लॉक्ड यानी कि स्थल रुद्ध देश हैं। तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर के 35 और प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है जो एनटीपीसी के परीक्षा में पूछे गए हैं। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।